नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अकाउंटेंट गुरु के चैनल में। मैं रवि शर्मा और आज हम सीखने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग और आज हम सीखेंगे फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखना, बीच में स्किप मत करना क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे एंट्री डबल एंट्री सिस्टम का हमारी अकाउंटिंग में यूज़ होता है और टैली में किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना। मैंने बड़ी मेहनत करके अपने नोट्स तैयार किए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से ब्रीफ कर पाऊँ। ठीक है, और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है समझने में तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे कर दे, ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर पाए। आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि आपको पर डे अपनी अटेंडेंस देनी होगी, तभी आपको मैं वो कर पाऊँ, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा पाऊँगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे तरीके से समझाने की। मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है सबके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम होता है कि हम हर चीज़ को दो तरीके से बुक करते हैं। ठीक है, हर एंट्री की दो एंट्री होती हैं, जिसको एक पार्ट जिसका डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, बेसिकली हम इसको बुक कीपिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा है, एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन अकाउंट्स हैव टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट जो भी हमारा रिसीव होगा हम उसे डेबिट करेंगे एज पर गोल्डन रूल्स, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। ठीक है, जिसने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। ठीक है, और क्रेडिट में हमारी जो भी हम चीज़ें हमारी जाती हैं वो हम उसमें करते हैं, क्रेडिट में, क्रेडिट साइड उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था कि डेबिट एंट्री राइट साइड होती है और क्रेडिट एंट्री लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बिजनेस क्या करता है, कोई चीज़ खरीदता है, एक्वायर करता है असेट्स को। ठीक है, तो वो रिसीव होगी, वो हमारी डेबिट साइड जाएगी। ठीक है, और हम उसको पेमेंट करते हैं, कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं या कैसे भी उसको हम पेमेंट करते हैं। तो वो कैश क्या हो रहा है, हमारी तरफ से जा रहा है, यानी गिविंग हो रही है, हमारी तरफ से जा रहा है वो, तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है, हमें हर अकाउंट को देखना पड़ता है पहले कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, गोल्डन रूल्स के हिसाब से। उसके बाद हम उसकी आगे पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आगे हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो फीचर्स क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के हर बिजनेस के अंदर में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो दो तरफ इफेक्ट करती है, एक सेलर की तरफ और एक बायर की तरफ, या फिर एक कस्टमर की तरफ हो गई, या फिर एक ओनर, कोई भी चीज होगी, दो चीजों पे इफेक्ट करेगी। मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए कि ABC कंपनी है हमारी, वो XYZ से सामान परचेज करती है। ठीक है, तो जब भी वो परचेज की अपने पास ट्रांजैक्शन करेगी, ठीक है, तो ABC क्या करेगी, अपनी तरफ परचेज के अंदर उसकी एंट्री करेगी, ये परचेज वाउचर में एंट्री करेगी उसकी। और जो हमारा XYZ कंपनी है वो क्या करेगी, वो अपने सेल वाउचर में एंट्री करेगी, क्योंकि उसने सेल दी है। जब वो पेमेंट देगा तो वो अपने रिसिप्ट तरफ डालेंगे और ये हम अपनी पेमेंट की तरफ डालेंगे। तो उससे क्या रहेगा, दोनों का अकाउंट मेंटेन रहेगा उससे। ठीक है, तो क्या रहेगा, जो हर अकाउंट ट्रांजैक्शन के हमारे दो इफेक्ट रहते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट रिकॉर्ड, जो भी बिजनेस के हमारे रिकॉर्ड होते हैं, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प होती है इससे। ठीक है, और हमें इसी मोड में करने होते हैं, हर ट्रांजैक्शन को इसी मोड के अंदर एंट्री करनी होती है। ये हमारी हर गलती को चेक करने में मदद करता है। मान लीजिए कोई किसी साइड हमने ज़्यादा एंट्री कर दिया तो डेबिट क्रेडिट हमारा सही रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा, तो हम समझेंगे हमारा अकाउंट अभी सही चल रहा है। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हम पता लगा सकते हैं गलती कहाँ आ रही है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ठीक है, अभी अगला क्या है, ये हम जब भी
हमने अर्न करा है या फिर जो भी एक्सपेंस किया है, तो वो उसके बिहाफ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। वो भी डबल एंट्री सिस्टम मोड पे ही होता है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कि हमने कितना अर्न किया और कितना लॉस हुआ या कितना एक्सपेंस हुआ है हमारी तरफ से, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और फिर अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सही होगा, ठीक है, तो सारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होगी, तो हमारी बैलेंस शीट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस शीट की अगर दोनों साइड हमारी इक्वल आती है तो इसमें हमारी बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिसमैच नहीं है। तो काफ़ी इससे आसान हो जाता है, हर स्टेटमेंट को तैयार करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो और क्या होता है इससे हमारी टाइम बचता है। ठीक है, जो भी हम टाइम पे जो भी हमें काम करना होगा वो अच्छा हो जाता है, और इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि जिससे हमें कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, सारे अकाउंट हमारे अच्छी तरीके से मेंटेन होते हैं, किसी का भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इसमें यही एक्यूरेसी की होती है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, बुक कीपिंग के अंदर हमारी अगर दोनों तरफ हमारी सही चल रही है तो हमारे अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, जैसे मोड ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन विद आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस है कि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना अपनी बुक के अंदर। उसकी जो भी बुक है, जिस ट्रांजैक्शन के लिए जो बुक अकाउंट के उसमें बनाई गई है, उस अकाउंट्स बुक के अंदर उसकी एंट्री करना, ये प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। तो फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है हमारा अकाउंटिंग का? फर्स्ट स्टेप ही हमारा होता है एंट्री करना, उसकी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड को हमारे पास रखना, तभी हम आगे की स्टेटमेंट तैयार कर पाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में हमारे सारी मतलब जो भी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें हमारी मनी भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और जो भी हमारे एलिमेंट्स यूज होते हैं वो सब इसी के अंदर यूज होते हैं। हर वाउचर के अंदर हमें उसकी ट्रांजैक्शन देनी होती है। जैसे कि नीचे की मैंने कुछ वाउचर दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे कैश मेमो हो गए, इनवॉइस और बिल हो गए। ठीक है, इनवॉइस और बिल सेम ही होते हैं। वाउचर हो गए वाउचर में हमारे कई तरीके के वाउचर आते हैं, रिसिप्ट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, काफ़ी। तो वाउचर्स के अंदर काफ़ी वाउचर होते हैं। किसी लेबर को हमने पेमेंट करी है तो उसके लिए वाउचर तैयार करना हो गया। रिसिप्ट के अंदर जो भी हमारी पेमेंट रिसिप्ट होगी, जो भी चेक से, कैश से, किसी डीडी के थ्रू, किसी ने हमको डीडी दिया है उसके थ्रू, वो रिसिप्ट में होगी उसकी एंट्री। डेबिट नोट में जो भी हमने परचेज किया है, किसी परचेज को रिटर्न करना है, या कोई बायर की तरफ से हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है या कुछ भी है, तो वो हम डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। क्रेडिट नोट के अंदर हम वो एंट्री करेंगे या तो कोई हमारी तरफ सेल रिटर्न आई है, ठीक है, और या फिर हमारी तरफ से कोई भी हमने क्या किया है, हमारी तरफ से जो भी वो हुए हैं, मतलब हमने कोई भी डिस्काउंट अलाउड किया है उनको, वो सब किस में जाएंगे? हमारे क्रेडिट नोट एंट्री में जाएंगे। ठीक है, तो अभी वाउचर देख लेते हैं हम, वाउचर कैसे होते हैं। वाउचर से पहले मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल बता देता हूँ क्या होता है। कि सबसे पहले हमें डे बुक मेंटेन करनी होती है। डे बुक का मतलब ही होता है वाउचर ट्रांजैक्शन करना, एंट्री करना। ठीक है, हर वाउचर को उसके एंट्री करना। ठीक है, जैसे पेमेंट की एंट्री है तो पेमेंट के वाउचर में क्या है, और रिसिप्ट किया तो रिसिप्ट के वाउचर में, सेल किया तो सेल के वाउचर में, उस हिसाब से हमें डे बुक में एंट्री करनी होती है। फिर उसके बाद उनकी लेजर पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, लेजर पोस्टिंग के बाद में हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, जिसके अंदर लेजर पोस्टिंग का मैं नीचे एग्जांपल दूंगा आपको अभी कि 1 मिनट रुकिए। जैसे कि ये है लेजर पोस्टिंग, जैसे कैश का लेजर है। ठीक है, तो कैश के लेजर में 2 साइड होती हैं, एक होती है हमारी डेबिट साइड, डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट साइड आती है, और एक होती है क्रेडिट साइड जो कि राइट साइड आती है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है। और कैश लेजर से मतलब है मेरा जो भी कैश के बिहाफ पे, यानी कैश के से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, किसी को सेल करी है कैश में तो वो इसकी लेजर में जाएगी एंट्री। अगर किसी को हमने परचेज करी है कैश के थ्रू तो वो इसके अंदर जाएगी। कोई एक्सपेंस हुआ है कैश से तो वो इसके अंदर जाएगी। तो जब भी हम डेबिट साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे इसमें लेजर पोस्टिंग में, तो हम बाय से स्टार्ट करते हैं। बाय के बाद में उसका नेचर लिखते हैं कि किस वजह से हमारा ये खर्चा हुआ है। एक चीज़ और
कि जिस भी नाम का लेजर होगा उसके अंदर वो नहीं लिखा जाता। जैसे मतलब मैंने यहाँ पे कैश का लेजर बनाया तो कैश के लेजर में कैश मेंशन नहीं होगा। जिसके अगेंस्ट में अगर हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है या जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका नाम आता है। जैसे सेल करी है तो सेल आएगा, अगर परचेज करी तो परचेज आएगा, लेकिन कैश का नाम नहीं आएगा। लेकिन हाँ बस ये है, कैश अगर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा लेजर पोस्टिंग होता है। अगर किसी को लेजर पोस्टिंग के लिए ब्रीफ में क्लास चाहिए या ब्रीफ में वीडियो बनाना है, मेरे को बनाना आप चाहते हो कि मैं ब्रीफ में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम पीएनएल बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमारी सेल हुई है, ठीक है, और जो भी हमारी सेल पर जो भी कॉस्ट लगी है, ठीक है, वो सब मेंटेन होती है। यानी आप सेल कॉस्ट क्या क्या हो सकती है? परचेज हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो रॉ मटेरियल परचेज हो सकता है, जो भी है। ठीक है, और उसके बाद हम बैलेंस शीट यानी फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल होती है। अब देख लीजिए डे बुक में क्या क्या कौन कौन से वाउचर आते हैं हमारे डे बुक के अंदर। हमारे सेल इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज, जर्नल। ठीक है, परचेज के अंदर जो भी हम परचेज करेंगे, फिक्स असेट या गुड्स या फिर कोई भी हमने कोई करंट असेट्स खरीदी है, ठीक है, करंट जो भी हमने चीज खरीदी है उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। वो टैक्स से रिलेटेड होता है, हो सकता है, या नील रेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेल के अंदर हम कौन सी एंट्री करेंगे? जो भी हम चीज हम सप्लाई करते हैं, या कैश मेमो भी बोल सकते हैं उसको। जो भी हम चीज बेचेंगे या फिर जिसके भी हम सप्लाई करते हैं वो सेल में जाएगी। ठीक है, रिसिप्ट से तो आप समझ ही रहे होंगे। रिसिप्ट यानी जो भी पेमेंट हमें रिसीव हुई है कैश में या चेक के थ्रू, वो इसमें आएगी। और पेमेंट्स के अंदर जितनी भी हमारी पेमेंट होंगी, चाहे वो कैश में दी है हमने या हमने किस में दी है, चेक के थ्रू, वो सब पेमेंट वाउचर में आएगी। जर्नल्स के अंदर हमारी कुछ एडजस्टमेंट एंट्री आती हैं। ठीक है, तो वो हम आगे करना सीखेंगे कि एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो कि मैंने एक बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे। ठीक है, तो रेंट पे जो मैंने बिल्डिंग ले रखी है, अब वो जिससे बिल्डिंग ले रखी है वो मेरे से सामान भी परचेज करता है। ठीक है, यानी वो मेरा कस्टमर भी है। तो वो क्या कहता है कि भाई मेरी सेल से है ना, मतलब जो तुमने मेरी परचेज से मेरा रेंट एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो हम उसकी सेल से ही हम उसका, इसमें ना कैश का लेन देन आ रहा है ना कोई बैंक का लेन देन आ रहा है, यानी बैंक से, यानी कोई भी इसमें अमाउंट तो इन्वॉल्व है लेकिन उसका कैश से हमारे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारे कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना बैंक पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बस हमारे दो अकाउंटों पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो क्या होगा, हमारा जर्नल वाउचर में होगी। ठीक है, तो पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग मैंने आपको बता ही दिया है कैसे होता है। लेजर पोस्टिंग का एक एग्जांपल भी देखें। अब फाइनल स्टेटमेंट क्या होती हैं? फाइनल स्टेटमेंट जो भी हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में हमारी अकाउंटिंग पीरियड के किसी भी, मतलब मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या ईयरली, जो भी हम उसको तैयार करते हैं किसके बिहाफ पे, अपनी जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, ठीक है, जो भी हमने एंट्रियां उसकी पास की हैं उसके बिहाफ पे हम क्या बनाते हैं, अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट हमारे तीन होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे ईयरली बनता है। ठीक है, बैलेंस शीट हम ईयरली बनाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम मंथली या क्वार्टरली बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। बैलेंस शीट भी कई बार हमारी बीच में हमें साल से पहले बनानी पड़ती है, लेकिन उसका केस अलग होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया आपको कि जो भी हमारी सेल होती है या सेल पे जो भी हमारा एक्सपेंस लगा, यानी कॉस्ट लगी है जो भी हमारी सेल पे, वो सब इसमें रिकॉर्ड की जाती है। और ये हमारे किसको, ग्रॉस प्रॉफिट को दिखाता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है नेट सेल, यानी जितने भी हमारी सेल हुई है उसमें से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल को हटा दो। मान लो मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैंने मान लो सेल करी है, यहाँ से 1 लाख रुपए की सेल हुई है मेरी। ठीक है,
अब इसमें से मैं क्या करूंगा, जो मैंने परचेज करी थी, मेरी 80,000 रुपए की कॉस्ट लगी थी, यानी मेरे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे और मेरी परचेज थी वो सब मिला के ये थी। तो अगर मेरा इसमें से क्या होगा, 20,000 रुपए मेरा क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा। यह भी नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट है, यानी अभी इसमें से और खर्चे माइनस होने हैं। ठीक है, जो कि हम P&L में देखते हैं। ठीक है, अभी नीचे देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब देखिए ग्रोस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट वो होता है जो कंपनी ने पूरे अपने फाइनेंशियल पीरियड में या अपने जो भी उसके फाइनल स्टेटमेंट का पीरियड रहेगा, उस पीरियड में जितना भी उसने प्रॉफिट करा है वो यहाँ से निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं, ग्रोस प्रॉफिट प्लस में अदर इनकम। अदर इनकम हो सकती है हमारी डिस्काउंट। ठीक है, हमारे जो भी हमने किसी को फ्रेड वो अपने इंटरेस्ट आना है वो, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये चीजें हमारी किस में आएंगी, अदर इनकम में आएंगी, यानी इनडायरेक्ट इनकम भी जिन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो भी हमने एक्सपेंस किए हैं, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे जो भी हुए हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो भी है हमारा, ठीक है, और जो टैक्स है हमारे वो सब किस में से होंगे, इसमें से, जैसे सैलरी हो गई है, डिस्काउंट अलाउड हो गया है, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल हो गया है, TDS GST और जो भी वैट, जो भी हमारे अदर एक्सपेंस हो गए हैं वो सब यहाँ इसमें मेंटेन होता है। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो जैसे 20,000 रुपये हमारा पीछे प्रॉफिट आया था, तो 20,000 रुपये में से और टैक्स वैक्स माइनस करके जो भी बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, ये आगे हम ब्रीफ में इसको पढ़ेंगे कैसे होता है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ समराइज द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस। यानी अगर उसकी असेट्स उसकी लायबिलिटी से ज्यादा होती है तो वो क्या रहेगी, उसकी नेट वर्थ रहेगी, यानी उससे मतलब उस अभी पोजीशन पे हमारा बिजनेस है, यानी बिजनेस की जो भी, यानी कंपनी की मान लीजिए, मान लो कि हमारी एसेट्स 1 लाख रुपए की थी और जो लायबिलिटी है वो हमारी 80,000 रुपए की है। ठीक है, दोनों को आपस में माइनस किया जाएगा या प्लस किया जाएगा, जो भी रहेगा। ठीक है, तो वो हम चीजें उसमें देख लेते हैं। फिर असेट्स क्या होती है, अगर असेट्स ज्यादा है हमारी तो क्या रहेगा, असेट्स के अंदर सारे आगे करंट और फिक्स असेट्स दोनों आगे, लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी दोनों आगे, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की लायबिलिटी आ गई है। ठीक है, अगर हमारी असेट्स ज्यादा होती है लायबिलिटी से तो क्या होती है, नेट कॉस्ट और बिजनेस होती है, यानी उस बिजनेस की जो भी पोजीशन रहेगी मार्केट के अंदर वो उसकी बैलेंस शीट पर डिपेंड करता है। यानी हम कह देते हैं किसी कंपनी का इतना टर्नओवर है साल का या इतना है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, उसकी बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे हम सारे अकाउंट अपने तैयार करते हैं। तो हर चीज का अलग अलग प्रोसेस होता है। डबल एंट्री सिस्टम का जैसे मैंने आपको बता दिया कि डबल एंट्री में हर तरह की 2 एंट्री होती हैं, हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री पास की जाती है, एक रिसीविंग वे में, एक गिविंग वे में। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। जैसे कि आज आपने पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीजें मैंने कोशिश करी कि अपनी तरफ से अच्छा समझाने की। अगर किसी को लगता है कि इसके बारे में मेरे को एक ब्रीफ में वीडियो और बनाना चाहिए, जैसे कि बैलेंस शीट के ऊपर, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, या किसी के ऊपर भी ब्रीफ में वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं। और जो भी मेरे इस कोर्स को करना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है, तो मैंने जब पहले भी वाली वीडियो में बताया था तो कि अपने कमेंट्स में अटेंडेंस दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इस क्लास के भी नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो नोट्स आप ले लेना। ठीक है, और चलो, कोई भी अगर मेरी तरफ से आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना चाहिए या फिर कुछ मतलब समझाने में लग रहा है कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।